ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जिंगजी को देखते हैं जिसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह खून से लथपथ पड़ी हुई है। फिर हम मेल लीड शुई लिंग को देखते हैं जो जिंगजी के पास आता है, उसके खून को छूता है और थोड़ा सा पीता है। उसके बाद जिंगजी को किस करता है। जैसे ही शुई लिंग उसे किस करता है, जिंगजी के सारे घाव ठीक होने लगते हैं। उसी समय कुछ लोग वहाँ आते हैं जो उसे उठाना शुरू करते हैं। उसी समय लीजी नाम का एक व्यक्ति भी वहाँ आता है। वह बार बार जिंगजी से सॉरी कह रहा है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब जिस ट्रक का जिंगजी की कार से एक्सीडेंट हुआ था उसमें दो लोग बैठे हैं और वे एक शव भी लिए हुए हैं जो एक म्यूजियम में रखा था और कुछ वैज्ञानिक उस पर प्रयोग करने वाले थे और यह शव कोई और नहीं बल्कि शुई लिंग का है। वह कोई पिशाच या राक्षस नहीं था बल्कि उसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थीं। शुई लिंग खुद नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। 100 साल पहले उसे मार दिया गया था। सारा खून उसके शरीर से निकालकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया गया था ताकि कोई उसे वापस न ला सके और अब वह इतने सालों बाद जिंदा हो गया था और सब कुछ जानना चाहता था। वह जिंगजी के खून की वजह से ठीक हुआ था। शुई लिंग ने जिंगजी को किस किया ताकि वह भी ठीक हो जाए। अगले सीन में शुई लिंग के किस की वजह से जिंगजी भी ठीक हो चुकी थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर और वह व्यक्ति मारे गए थे। सिर्फ जिंगजी ही बची थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जिंगजी की जान कैसे बची क्योंकि उसके घाव बहुत गंभीर थे। अगले सीन में जिंगजी की माँ उसे घर ले जाने आती है, लेकिन जिंगजी मना कर देती है क्योंकि वह कुछ दिन हॉस्पिटल में आराम करना चाहती है। अगले सीन में शुई लिंग एक घर से आधुनिक कपड़े चुराता है और जब वह उन्हें पहनकर बाहर आता है तो अपनी सुपर पावर्स की वजह से वह लोगों की हर बात सुन सकता है। अब अचानक शुई लिंग के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और यह जिंगजी की वजह से होता है क्योंकि जब भी जिंगजी और शुई लिंग एक दूसरे के करीब होते हैं उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगले सीन में शुई लिंग जिंगजी को देखने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वह उसके खून की वजह से जिंदा हुआ था और जिंगजी शुई लिंग के किस की वजह से बची थी। उसे देखते ही जिंगजी चिल्लाने लगती है, कोई है, कोई है। जब नर्सेस वहां आती हैं तो कोई नहीं होता, इसलिए नर्सेस सोचती हैं कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह जाना नहीं चाहती। अब शुई लिंग जिंगजी को दूर से देख रहा है और सोचता है कोई रहस्य जरूर है कि मैं उसके खून की वजह से जिंदा हूँ, इसलिए वह सोचता है मेरा और इस लड़की का क्या कनेक्शन है। अगले सीन में हम यूचन को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट था और शुई लिंग के शव पर प्रयोग करने वाला था, लेकिन शुई लिंग का शव गायब है। तो यूचन सोच रहा है कि अब क्या करे। वह एक ऑफिसर को भी बुलाता है, लीजी। वह कहता है किसी भी तरह से वह शव ढूंढो। अगले सीन में जिंगजी अपने हॉस्पिटल रूम में है और आइसक्रीम खाने का मन करता है, लेकिन उसके बहुत सारे फैंस बाहर बैठे हैं तो वह हॉस्पिटल के दूसरे दरवाजे से जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह दूसरे दरवाजे से जाने की कोशिश करती है वह एक गड्ढे में गिर जाती है। तभी उसे शुई लिंग की आवाज सुनाई देती है तो वह उससे मदद मांगती है। शुई लिंग कहता है पहले अपनी आंखें बंद करो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जैसे ही जिंगजी अपनी आंखें बंद करती है शुई लिंग तुरंत उसे ऊपर उठाकर बाहर ले आता है और वह खुद गायब हो जाता है। जिंगजी समझ नहीं पाती कि उसकी मदद किसने की, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले सीन में शुई लिंग भी प्रयोगशाला जाता है और खोजता है कि ये लोग मुझ पर प्रयोग क्यों करने वाले थे, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता और वह वापस आ जाता है। अगले सीन में शुई लिंग जिंगजी के घर जाता है। जैसे ही जिंगजी दरवाजा खोलती है वह ये लिंग को देखती है जिससे जिंगजी का दिल तेज हो जाता है और वह उसे काफी सुंदर पाती है। लेकिन तभी यू चेन आता है और कहता है जिंगजी तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिंगजी कहती है मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़का देखा। यू चेन कहता है मैं यहाँ एक शव खोजने आया हूँ। जिंगजी कहती है मैं अपने छठे प्रेमी से बात नहीं करना चाहती। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजी से पहले यू चेन जिंगजी का छठा प्रेमी था और वह उससे लड़ने के बाद जाने को कहती है। यू चेन कहता है ओह प्रिय थोड़ी मदद करो। वह शव अचानक गायब हो गया है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि वह कहाँ है। यह सुनकर जिंगजी मान जाती है। अगले सीन में जिंगजी काम पर है और उसकी सहायक डोंग डोंग उसके बगल में बैठी है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। जिंगजी कहती है देखो सबने मेरी दुर्घटना के बारे में लिखा है लेकिन किसी ने मेरे अभिनय के बारे में नहीं लिखा। सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री झांग शुआन आती है। उसके अंगरक्षक डोंग डोंग को बाहर धकेल कर दरवाजा बंद कर देते हैं। झांग शुआन और जिंगजी बचपन की सहेलियां हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं। झांग शुआन जिंगजी के लिए बहुत चिंतित है क्योंकि यह 7वां लड़का था जिसने जिंगजी को अस्वीकार किया था और अब उसकी दुर्घटना भी हो गई थी। झांग शुआन कहती है चलो मेरे गुरु के पास चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ क्योंकि उसका गुरु ज्योतिष विद्या जानता था। अगले सीन में जब झांग शुआन जिंगजी को उस गुरु के पास ले जाती है तो जिंगजी बेतुके सवाल पूछकर गुरु का दिमाग खराब कर देती है, जिसकी वजह से वह गुरु अपनी कुर्सी से गिर जाते हैं और उनके सिर में चोट लग जाती है। गुरु कहते हैं मैं इस लड़की को संभाल नहीं सकता, इस
इसके साथ कुछ बहुत गलत है और हाँ, वह एक अच्छे लड़के से मिलेगी जो उसका भला करेगा। अगले सीन में जिंजी घर आती है और सोचती है कि क्या करे, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वह बहुत कम दाम पर रहने के लिए साथी ढूंढने लगती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि यह झूठी खबर है तो कोई नहीं जाता। जब स्वेलिंग को इसके बारे में पता चलता है तो वह जिंगजी के पास जाता है, लेकिन जिंगजी उसे अंदर नहीं आने देती और दरवाजा बंद कर देती है। और जैसे ही वह अपने कमरे में जाती है, स्वेलिंग पहले से ही वहां मौजूद होता है, जिससे वह चौंक जाती है और कहती है, तुम अंदर कैसे आए? स्वेलिंग कहता है, मैं एक सामान्य इंसान नहीं हूँ, मैं 400 साल से जिंदा हूँ। मुझे अपने हत्यारे को खोजना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे खून की वजह से जिंदा हुआ हूँ। यह सुनकर जिंगजी को विश्वास नहीं होता, लेकिन स्वेलिंग उसे मना लेता है। तो जिंगजी कहती है, ठीक है, अपने हत्यारे को खोजने के बाद तुम चले जाओगे। अगले सीन में जिंगजी इंटरनेट पर उसे घर से बाहर निकालने के तरीकों को खोजती है। तो सबसे पहले वह नींबू और मिर्च लाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद वह एक तलवार लाती है जिस पर एक मंत्र लिखा होता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। इसके बजाय जिंगजी खुद ही घायल हो जाती है। अब तीसरी बार वह नमक वाला पानी लाती है, लेकिन वह पानी जिंगजी पर ही गिर जाता है और वह भी घायल हो जाती है। अगले सीन में जब डोंगडोंग जिंगजी के घर जाता है तो वह जिंगजी और स्वेलिंग को अच्छे से बात करते हुए देखता है और यह मान लेता है कि वे निश्चित रूप से प्रेमी और प्रेमिका हैं। अगले सीन में डोंगडोंग जिंगजी को बताता है, स्वेलिंग बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि कुछ लड़कियों ने उसकी वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी और हर कोई कह रहा है कि स्वेलिंग कितना सुंदर है। अगले सीन में जिंगजी स्वेलिंग के पास जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? अगर तुम इतने लोकप्रिय हो जाओगे तो हर कोई तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। स्वेलिंग जिंगजी को अपने बारे में बताने लगता है। 800 साल पहले जब मैं 22-23 साल का था तो मैं एक जंगल में गया जहाँ एक अजीब जानवर ने मुझ पर हमला किया, लेकिन इसकी वजह से मैं काफी घायल हो गया और मेरा बचना असंभव हो गया। अब हम अतीत का एक सीन देखते हैं जहाँ शुइलिंग के माता पिता एक डॉक्टर को लाते हैं। डॉक्टर उसका हर तरह से इलाज करता है, लेकिन वह ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर कहता है, जहर ही जहर को काटेगा, इसलिए वह शुइलिंग को थोड़ा सा जहर देता है जिससे शुइलिंग ठीक हो जाता है, लेकिन वह खाना नहीं पचा पाता। तो डॉक्टर कहता है, शायद यह जहर की वजह से हुआ हो, क्योंकि हमने जहर लिक्विड फॉर्म में दिया था और धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता और तब भी वह खाना नहीं पचा पाता था, वह सिर्फ लिक्विड चीजें पीता है। अब कुछ दिनों बाद जब शुइलिंग ठीक हो जाता है तो वह बाहर टहलने जाता है। तभी बाहर के सारे लोग उससे दूर हटने लगते हैं और कहते हैं, वह तो मर गया था और अब यह कैसे जिंदा हो गया? उसे जहर दिया गया था तो वह एक मॉन्स्टर बन गया है। शुइलिंग ने यह सब भी सुन लिया क्योंकि उसे एक सुपर पावर मिल गई थी जिससे वह दूर से चीजें सुन सकता था। अगले सीन में शुइलिंग घर आता है और डॉक्टर को सब कुछ बताता है। तो डॉक्टर सबके सामने शुइलिंग का हाथ काट देता है, लेकिन शुइलिंग का हाथ सबके सामने ऐसे ठीक हो जाता है जैसे उसे चोट लगी ही न हो। अब डॉक्टर बार बार शुइलिंग का हाथ काटता है, लेकिन उसका हाथ ठीक होता रहता है। यह देखकर डॉक्टर डर जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में जब राजा को इस बारे में पता चलता है तो वह शुइलिंग को मारने के लिए अपनी सेना भेजता है। जब शुइलिंग को इस बारे में पता चलता है तो वह चिंतित हो जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता को कुछ हो। इसलिए वह अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, मैं इस घर को छोड़ रहा हूँ, अगर मैं सुरक्षित रहा तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। यह कहकर वह घर से चला जाता है। अगले सीन में शुइलिंग अपने घर से थोड़ी दूर जाता है और उसके घर में आग लगा दी जाती है। इसकी वजह से शुइलिंग समझ जाता है कि राजा की सेना ने उसके माता पिता को मार दिया है, इसलिए वह 400 सालों तक अकेला अपना जीवन बिता रहा था। अब वर्तमान में जब वह ये सब जिंगजी को बता रहा होता है तो जिंगजी सो जाती है, तो शुइलिंग भी वहीं सो जाता है। अगले सीन में हम ड्रामा के विलेन को देखते हैं जिसने एक हुडी पहनी हुई थी जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक व्यक्ति उसके पास आता है। मैंने ये पिक्चर नेट पर डाल दी है, ये देखकर शुइलिंग वापस आ जाएगा। अब हमें पता चलता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने 100 साल पहले शुइलिंग को मारा था और समुद्र में फेंक दिया था। अगले सीन में जिंगजी शुइलिंग के पास जाती है और कहती है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि जब हम करीब होते हैं तो हमारी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है। शुइलिंग कहता है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को जिंदा किया और हम एक दूसरे के खून की वजह से जिंदा है। जिंगजी कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी दिल की धड़कनें किस दूरी पर तेज होती हैं। तो जिंगजी शुइलिंग को दूर भेजती है और उसे पता चलता है हमारी दिल की धड़कन 1 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा दूरी पर तेज हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वे आसपास हैं। अब सब कुछ जानते हुए भी जिंगजी शुइलिंग को दूर भेजती रहती है, तो वह उसे 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर भेज देती है और खुश होती है, यह सोचकर आखिरकार मैंने शुइलिंग को दूर भेज दिया। अब जैसे ही जिंगजी
जिंजी कमरे में जाती है वह चिंतित हो जाती है क्योंकि शुईलिंग पहले से ही वहां मौजूद होता है। अगले सीन में एक शूटिंग के दौरान जिंजी को एक सीन करना था जिसमें उसका हाथ काटना था, लेकिन नकली की जगह वहां असली चाकू रख दिया जाता है, जिसकी वजह से जिंजी का हाथ सच में कट जाता है और हर कोई चिंतित हो जाता है और उसके हाथ पर पट्टी बांधता है। अगले सीन में शुईलिंग एक पुराने घर में जाता है और उस घर की लिफ्ट में फंस जाता है और अचानक उस लिफ्ट में ठंडी गैस आने लगती है जिसकी वजह से वह जमने लगता है और ठंड की वजह से वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अब विलन ये सब एक स्क्रीन पे देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है क्योंकि वो आसानी से शुईलिंग को मार देगा और उसके साथ कुछ ऐसा करेगा ताकि वह कभी ठीक ना हो सके। अगले सीन में जिंजी घर जाती है और शुईलिंग वहां नहीं होता। वह कुछ देर शुईलिंग का इंतजार करती है और जब शुईलिंग नहीं आता तो वह उसे खोजने जाती है। सबसे पहले वह अपनी शूटिंग लोकेशन पर जाती है, तभी उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह समझ जाती है कि शुईलिंग वहां है। जब वह उस पुराने घर में जाती है तो वह शुईलिंग को पुकारती है, लेकिन जैसे ही जिंजी लिफ्ट के पास जाती है उसे अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाती है कि शुईलिंग वहीं है, इसलिए वह लिफ्ट का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुलता बल्कि थोड़ा सा खुलता है। तो जिंजी अपने आसपास से कुछ कचरा, कागज और कुछ दूसरी चीजें इकट्ठा करती है और आग जलाना शुरू करती है ताकि थोड़ी गर्मी शुईलिंग तक पहुंच सके। अब कुछ समय बाद गर्म हवा मिलने के बाद शुईलिंग को थोड़ा बेहतर महसूस होता है और वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके लिफ्ट खोलता है और बाहर आ जाता है। अगले सीन में जब जिंजी सुबह अपनी आंखें खोलती है तो उसकी सेहत काफी खराब होती है। उसे सर्दी भी है और उसके हाथ में दर्द भी है और वह इस सब के लिए शुईलिंग को दोषी ठहराती है और कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर शुईलिंग सीधे जिंजी को किस करना शुरू कर देता है। जिंजी उसे पीछे धकेलती है लेकिन शुईलिंग उसे किस करता रहता है तो जिंजी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने लगती है और कहती है, तुमने मुझे फिर से किस किया। शुईलिंग कहता है, पहले अपने हाथ की तरफ देखो। जब जिंजी अपने हाथ की तरफ देखती है तो वह पूरी तरह से ठीक होता है, उस पर चोट का एक निशान भी नहीं है। शुईलिंग कहता है, तुम्हारी सर्दी भी चली गई है, अब तुम जाकर शांति से अपना काम कर सकती हो। शुईलिंग कहता है, अगर मैं किसी भी इंसान को किस करूं तो वे ठीक हो सकते हैं और चाहे वे कितने भी घायल हो, मैं अपनी पावर से सबको ठीक कर सकता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। यह सुनकर जिंजी मान जाती है। अगले सीन में जिंजी झांगशुआन के उसी गुरु के पास जाती है और कहती है, मुझे बताइए, अगर कोई भूत मेरे पीछे पड़ा है तो मैं उससे कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। गुरु जिंजी से पहले ही परेशान था तो उसने कहा, पहले जाओ और उस भूत से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, वह जो भी चाहता है तुम उसे दे दो तो वह जल्दी चला जाएगा। जिंजी को गुरु की सलाह पसंद आती है। अगले सीन में जिंजी घर जाती है और शुईलिंग से कहती है, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो और तुम क्या काम कर रहे हो। जो भी तुम कर रहे हो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जैसे ही काम खत्म होगा तुम चले जाओगे। शुईलिंग मान जाता है और कहता है, एक कंगन है जो मेरे समय का था, एक बहुत पुराना ब्रेसलेट, अगर वह किसी परिवार के पास है तो अगर तुम उनसे बात करोगी तो तुम्हें कुछ मिलेगा, इसकी वजह से हम हत्यारे को ढूंढ पाएंगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। जिंजी कहती है, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। शुईलिंग कहता है, तुम्हें लीजी के पास जाना होगा। यह सुनकर जिंजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं लीजी के पास नहीं जाऊंगी। शुईलिंग कहता है, अगर तुम लीजी के पास नहीं जाओगी तो मैं एक डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए और उससे बात करके उस ब्रेसलेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और मैं भी जाकर उस ब्रेसलेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में जिंजी लीजी के पास जाती है। लीजी कहता है, एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारी स्कर्ट पर बहुत खून लगा हुआ था, हमने वह स्कर्ट बहुत ढूंढी लेकिन हमें वह कहीं नहीं मिली। यह स्कर्ट शुईलिंग ने पहले ही हटा दी थी क्योंकि अगर वे उस पर से खून की जांच करते तो शायद उन्हें शुईलिंग के बारे में पता चल जाता। लीजी कहता है, क्या तुम्हें उस स्कर्ट के बारे में पता है। जिंजी कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। अगले सीन में शुईलिंग को वह कागज का डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है। अगले सीन में जिंजी झांगशुआन के साथ है, तभी उसे पता चलता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग हुई है, इसलिए वह घर भागती है और पता लगाती है कि शुईलिंग ने उसके क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। यह देखकर जिंजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मेरे कार्ड का सारा पैसा खत्म कर दिया। शुईलिंग कहता है, मैं तुम्हें कल सारा पैसा लौटा दूंगा। यह सुनकर जिंजी कहती है, ठीक है चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। अगले सीन में जिंजी शुईलिंग को अपने कराटे
टीचर से मिलवाती है और कहती है अब तुम काम करके मेरा पैसा वापस कर सकते हो। शुईलिंग भी मान जाता है। अगले सीन में जब वे वापस घर जा रहे होते हैं तो जिंगजी बहुत थकी हुई होती है, तो वह शुईलिंग से कहती है मुझे उड़ाकर ले चलो। शुईलिंग कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं उड़ाने वाला, इसलिए घर जाओ। लेकिन जिंगजी बार बार जिद करती है, तो शुईलिंग भी उसकी बात मान लेता है और जिंगजी को उठाकर छत पर उड़ा ले जाता है। जब वे छत पर जाते हैं तो वे चौंक जाते हैं क्योंकि डोंगडोंग भी वहीं बैठा होता है। अब वे दोनों डोंगडोंग को बिठाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारा डोंगडोंग इतने शौक में होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी जिंगजी और शुईलिंग आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, और गुस्से में जिंगजी उसके बारे में सब कुछ बता देती है। यह लिंग 400 साल से जिंदा है, इसे कुछ नहीं हो सकता, ये मर नहीं सकता, इसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, ये किसी को भी ठीक कर सकता है। यह सुनकर बेचारा डोंगडोंग पागल हो जाता है और कहता है कृपया धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझाओ। जब वे सब कुछ समझाते हैं तो डोंगडोंग समझ जाता है और उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगले सीन में जब डोंगडोंग घर पर काम कर रहा होता है तो उसे एक वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है जो कोई और नहीं बल्कि शुई लिंग का था, जो हवा में उड़ रहा था और कहीं जा रहा था। और ये सब एक सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था और एक कंपनी ने इसे इंटरनेट पर डाल दिया था और ये भी कहा था अगर ये वीडियो 50 मिलियन व्यूज क्रॉस करती है तो हम इसका बिल्कुल क्लियर वीडियो अपलोड करेंगे, और जिसकी वजह से ये साफ नहीं हो पा रहा था कि यह कोई मॉन्स्टर है या कुछ और। यह देखकर डोंगडोंग बहुत चिंतित हो जाता है और जाकर जिंगजी को सब कुछ बताता है। जिंगजी शुई लिंग से कहती है देखो तुमने क्या किया है, अगर वे 50 मिलियन व्यूज के बाद तुम्हारी एक अच्छी वीडियो अपलोड कर देते हैं तो तुम गए, और अगर यू चेन लीजी या कोई और पता लगा लेता है तो वे सब तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और तुम पर प्रयोग करेंगे, और मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगी, मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगी, और मैंने तुम्हें इतने समय तक छिपा कर रखा है तो मेरा करियर भी गया। अब जिंगजी इन सब बातों को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन शुई लिंग इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और आराम से झांग शुआन का टीवी सीरियल देख रहा होता है। जिंगजी बार बार शुई लिंग पर चिल्ला रही है, लेकिन शुई लिंग पर इसका कोई असर नहीं होता, वह आराम से बैठा सबका आनंद ले रहा है। अगले सीन में जिंगजी एक शूट पे है जहां उसे एक सीन करना था जिसमें उसे झांग शुआन के पास जाकर उसे धमकाना था, क्योंकि शूट में जिस लड़के को वह पसंद करती है झांग शुआन भी उस लड़के को पसंद करती है, और यह शो का एक हिस्सा था जो उसे बिल्डिंग पर चढ़कर करना था। अगले सीन में जब यह सीन हो रहा था तो जिंगजी को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, तो वह डरते हुए ये सीन कर रही थी और वह यह सीन कर नहीं पा रही थी, वह बहुत घबराई हुई थी, और इसी दौरान जिंगजी की दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। अगले सीन में शुई लिंग के दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है, उसे लगता है कि जिंगजी किसी खतरे में है। अगले सीन में शूटिंग के एक सीन में जब जिंगजी झांग शुआन को डरा रही होती है तभी शूटिंग का मेल लीड आता है और जिंगजी का गला दबाने लगता है। इसी सीन पर शुई लिंग भी आता है, वह सोचता है कि शायद ये लोग जिंगजी को इस तरह मार रहे हैं और उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इसकी वजह से शुई लिंग गुस्से में उस मेन लीड पर हाथ उठा देता है। यह देखकर सारे लोग चिंतित हो जाते हैं और झांग शुआन भी यह देखती है, इसलिए जिंगजी को जाकर शुई लिंग को मिलवाना पड़ता है। जिंगजी कहती है शुई लिंग मेरा बॉयफ्रेंड है, और कुछ बकवास कहती है, हम ऐसे मिले, यह हुआ वह हुआ, और किसी तरह झांग शुआन को मना लेती है। फिर जिंगजी कहती है मैं शुई लिंग को बहुत पसंद करती हूँ, असल में हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन झांग शुआन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जिंगजी किसी भी वजह से फिर से दुखी हो। अगले सीन में झांग शुआन कमरे में अकेली बैठी है, तभी एक अभिनेत्री आती है और उसे बताती है आने वाले सीन्स में शुई लिंग काम करने वाला है क्योंकि डायरेक्टर जिंगजी से बात कर रहा था, और जिंगजी भी इसके लिए मान गई। यह सब सुनकर झांग शुआन घबरा जाती है और लीजी को सब कुछ बताती है, तो लीजी कहता है मैं अभी जिंगजी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें उससे जुड़ी कोई भी बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में लीजी अपने सहकर्मियों के साथ खाना खाने एक रेस्टोरेंट गया था। जिंगजी भी शुई लिंग के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाती है। जब जिंगजी अंदर जाती है तो वह देखती है कि लीजी के सहकर्मी उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिंगजी एक बेवकूफ है और ये अच्छा है कि तुम उसके साथ नहीं हो लीजी। यह सब सुनकर जिंगजी को बहुत बुरा लगता है और वह जाने ही वाली होती है। तभी शुई लिंग वहां आता है और सबके सामने जिंगजी का हाथ पकड़कर उसे लीजी के पास ले जाता है और कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इसे बहुत बहुत पसंद करता हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुमने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, वरना ये मुझे नहीं मिलती। और फिर शुई लिंग बहुत स्टाइल और एटीट्यूड के साथ जिंगजी को वहां से ले जाता है, तो सारे सहकर्मी चुप हो जाते हैं और लीजी भी कुछ नहीं कहता। अगले सीन में घर आने के बाद जिंगजी इन सब बातों को लेकर बहुत तनाव में है। वह
खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बहुत रो रही होती है। अगले सीन में जिंगजी के माता पिता के घर एक डिलीवरी आती है जो शुईलिंग ने भेजी थी, जिसके अंदर कुछ कपड़े और कुछ अनुचित चीजें थीं। यह देखकर जिंगजी के माता पिता कहते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी बेटी के साथ अब कौन सा लड़का रह रहा है। इसकी वजह से वे काफी चिंतित हो जाते हैं और जिंगजी के घर जाते हैं। अगले सीन में शुईलिंग दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकालता है और इसी दौरान वे दोनों सोफे पर गिर जाते हैं। तभी जिंगजी की माँ और पिताजी आते हैं। यह देखकर वे चौंक जाते हैं। जिंगजी बहुत डर जाती है और कहती है, ओह प्रिय, मैं गर्भवती हूँ। वह यह इसलिए कहती है ताकि उसकी माँ और पिताजी शुईलिंग को ज्यादा न मारे और शुईलिंग गुस्से में उन्हें कुछ न करे। यह सुनकर उसकी माँ और पिताजी रुक जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब मुझे शुईलिंग से कुछ देर बात करनी है, तुम ऊपर जाओ। बेचारी जिंगजी कुछ नहीं कह पाती और ऊपर चली जाती है। अगले सीन में जब जिंगजी थोड़ी देर बाद नीचे जाकर जांच करती है तो वह देखती है कि उसके मॉम और डैड शुईलिंग को बहुत पसंद कर रहे हैं। यह देखकर जिंगजी चौंक जाती है और जाकर अपने पेरेंट्स से पूछती है तो मॉम और डैड कहते हैं, हमने अब तय कर लिया है, शुईलिंग ही हमारा सन इन लॉ बनेगा और तुम्हें उसी से मैरी करना होगा। अब जिंगजी के पेरेंट्स उसे बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और वहां से चले जाते हैं और बेचारी जिंगजी बस चौंक जाती है, यह सोचकर आखिर शुईलिंग ने मेरे मॉम और डैड को क्या बताया। लेकिन फिर वह ध्यान नहीं देती। तो शुईलिंग कहता है, ठीक है, मैं घर छोड़ रहा हूँ, तुम हमेशा से यही चाहती थी, है ना? लेकिन इस बार बेचारी जिंगजी को उसे किसी भी तरह मनाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके मॉम और डैड को पता चला तो वे जिंगजी को मार डालेंगे। इसलिए वह बहुत विनती करने लगती है, कहती है प्लीज प्लीज। तो शुईलिंग भी मान जाता है। अगले सीन में शुईलिंग जिंगजी से कहता है, लीजी के पास जाओ और उसे दिखाओ कि उसने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम कल रात इतना रोई, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अगले सीन में जिंगजी भी बहुत स्टाइल के साथ लीजी के ऑफिस जाती है और सभी लोगों को बहुत सारा खाना देती है और कहती है, यह सब मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से है। डोंग डोंग भी जिंगजी के साथ गया था, जो कुछ जानकारी लेने गया था, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी थी। इसकी वजह से डोंग डोंग कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वह जानकारी कैसे प्राप्त करे यह सोचने लगता है। अगले सीन में ये सब करने के बाद जिंगजी बहुत पीती है और एक बार में जाकर गाना गा रही होती है। शुईलिंग भी वहीं होता है। अगले सीन में अखबार में यह खबर आती है कि कैसे जिंगजी अपने बॉयफ्रेंड के लिए गाना गा रही थी और लोगों ने भी इस पर बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। यह सब देखकर झांग शुआन सोचती है, शुईलिंग सच में जिंगजी को बहुत पसंद करता है, तो अब मुझे भी जिंगजी और शुईलिंग के रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है। फिर झांग शुआन लीजी से कहती है, शायद इस बार जिंगजी और शुईलिंग का रिश्ता सफल होगा और जिंगजी भी दुखी नहीं होगी। लीजी कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अगले सीन में यूकिन को पता चलता है कि प्रोफेसर किसी के खून के सेल्स ले रहा है और उनकी जांच कर रहा है और वह खून का सैंपल कोई और नहीं बल्कि जिंगजी का है और उन्होंने शूटिंग के दौरान चाकू बदल दिया था जिस दिन जिंगजी का हाथ कटा था और अब वे जिंगजी के खून के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उन्हें पता लगाना है और वे जानते हैं कि जिंगजी किसी न किसी तरह शुईलिंग से जुड़ी हुई है और अब यूकिन को भी इन सब बातों के बारे में पता चलता है और वह प्रोफेसर से सब कुछ पूछता है। प्रोफेसर कहता है, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगले सीन में जिंगजी घर जा रही होती है और शुईलिंग उसे लेने आता है। जिंगजी उसे बताती है, प्रोफेसर मुझसे मेरा खून मांग रहा था। यह सुनकर शुईलिंग को संदेह होता है और वह कहता है, तुम्हें उस प्रोफेसर से दूर रहना चाहिए क्योंकि शायद उन्होंने पता लगा लिया है कि तुम उस बॉडी के आसपास हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। यह सुनकर जिंगजी चौंक जाती है और सुनिश्चित करती है, मैं हमेशा उस प्रोफेसर से दूर रहूंगी ताकि वह कभी मेरा खून का सैंपल न ले सके। अगले सीन में झांग शुआन होंग के साथ एक रेस्टोरेंट में है और उसने जिंगजी को भी आमंत्रित किया है। जब जिंगजी वहाँ शुईलिंग के साथ जाती है तो जिंगजी और शुईलिंग वहाँ एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और झांग शुआन बस शुईलिंग को देख रही थी क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि इस बार जिंगजी को चोट न पहुंचे और जब वह देखती है कि शुईलिंग जिंगजी के साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वह बहुत खुश हो जाती है और वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है और महसूस करती है कि शुईलिंग एक बहुत अच्छा इंसान है। वह समझ जाती है कि जिंगजी इस बार जरूर खुश होगी और इस बार उसे चोट भी नहीं लगेगी। झांग शुआन शुईलिंग से बहुत प्रभावित होती है और अपनी फ्रेंड के लिए खुश भी है। अगले सीन में जिंगजी बहुत चिंतित है क्योंकि उस वीडियो पर 15 मिलियन व्यूज पूरे होने वाले थे। वह जाकर यह बात शुईलिंग को बताती है, लेकिन शुईलिंग बिल्कुल चिल था, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में जिंगजी शूट पे जाती है और देखती है कि वीडियो पर 50 मिलियन व्यूज पूरे हो गए हैं, इसलिए वह बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शो का प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर आता है और उसे बताने लगता है कि ये कितना अच्छा हुआ कि ये वीडियो जारी हुआ और 50 मिलियन व्यूज के साथ उसकी कंपनी ने एक ड्रामा को प्रमोट किया। उसने अपने ड्रामा का एक क्लिप दिखाया कि इस ड्रामा का हीरो इस तरह से कूद रहा था और लोग इसे बेवजह मॉन्स्टर कहकर वायरल कर रहे थे। यह देखकर जिंजी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि इस वीडियो में शुईलिंग था और उनकी ड्रामा का प्रमोशन शुईलिंग को हटाकर कैसे हो सकता था। अगले सीन में जब जिंजी घर जाती है तो वह डोंगडोंग से इस सब के बारे में पूछती है और यह सब जानबूझकर डोंगडोंग और शुईलिंग ने किया था। उन्होंने सोचा था जो भी विलन है वह इन लोगों से जरूर संपर्क करेगा और उनसे कहेगा कि इस वीडियो को जारी न करे। अब उन्हें सफलता भी मिल चुकी थी क्योंकि शुईलिंग को पता चल गया है कि वह विलन कौन है। वह उन्हें मैसेज करता है और मिलने के लिए भी कहता है। शुईलिंग कहता है अब हम मर्डरर को ढूंढ लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सब जानकर जिंजी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। मैं इतने दिनों तक चिंतित रही और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अब इस बात से जिंजी शुईलिंग से बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बात भी नहीं कर रही होती। अगले सीन में जब जिंजी शो के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि झांगशुआन और शुईलिंग का एक सीन एक साथ था। जब डायरेक्टर जिंजी से पूछने आता है तो जिंजी कहती है हाँ उन्हें करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शूट होने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक किसिंग सीन भी है। यह देखकर वह बहुत तनाव में आ जाती है और बाहर भाग जाती है। जैसे ही शूटिंग शुरू होती है और वे किस करने ही वाले होते हैं जिंजी चिल्लाती है। डायरेक्टर भी यह देखकर चिंतित हो जाता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। जिंजी कहती है सॉरी और वहाँ से चली जाती है। अब शुईलिंग भी उसके पीछे जाता है और कहता है बताओ क्या हुआ। जिंजी कहती है कुछ नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम किस करने की हिम्मत भी मत करना। यह कहकर वह चली जाती है। अगले सीन में झांगशुआन जिंजी से कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, उसने मुझे किस नहीं किया तो तुम चिंता मत करो। यह सुनकर जिंजी बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में शुईलिंग किराने का सामान लेने के लिए बाहर गया था। वह बहुत सारी चीजें खरीदता है ताकि वह जिंजी के लिए एक बहुत अच्छी डिश बना सके। तभी एक व्यक्ति एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था। उस महिला को बचाने के चक्कर में शुईलिंग उस व्यक्ति को धक्का दे देता है। शुईलिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके धक्के से उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसलिए जब लीजी को इस बारे में पता चलता है तो वह शुईलिंग को पुलिस स्टेशन ले जाता है और जिंजी भी वहाँ आती है और लीजी पर बहुत गुस्सा करती है। जिंजी शुईलिंग को छुड़ा लेती है लेकिन बाहर आने के बाद वह शुईलिंग पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुमने यह सब किया और तुम्हारी वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। शुईलिंग कहता है तुम्हारी वजह से मैंने किस भी नहीं किया और मैं तुम्हारे लिए किराने का सामान लेने गया था ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छी डिश बना सकूं। यह सुनकर जिंजी बहुत खुश हो जाती है और उनके बीच की गलतफहमी भी खत्म हो जाती है। अगले सीन में यूचेन झांगशुआन के साथ एक मीटिंग में जाता है और वहाँ एक सीनियर से मिलता है। कुछ बातें यूचेन के दिमाग में आती हैं और वह समझ जाता है कि शायद वह बॉडी जिंदा है और जरूर उस बॉडी के अंदर कुछ सुपर पावर होगी और जरूर वह जिंदा होगा जिसकी वजह से हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अगले सीन में जब शुईलिंग मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं लेकिन एक बच्चे की मॉम उसे लेने अभी तक नहीं आई है। इसलिए शुईलिंग भी उस बच्चे के साथ बैठता है। जब उस बच्चे की मॉम उसे लेने आती है तो शुईलिंग खुद उस बच्चे और उसकी मॉम को घर छोड़ देता है। अब डोंगडोंग यह सब देख रहा होता है और शुईलिंग को उस लड़की के इतने करीब देखकर गुस्सा हो जाता है। सोचता है घर छोड़ने की क्या जरूरत थी। इसलिए डोंगडोंग शुईलिंग पर बहुत चिल्लाता है और कहता है जिंगजी ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कार भेजी थी लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तुम जिंगजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर जिंगजी को इस बारे में पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा। यह कहकर डोंगडोंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब शुईलिंग कुछ समय बाद घर जाता है तो वह देखता है कि जिंगजी सोफे पर सो गई है। इसलिए वह जिंगजी को उठाता है और उसे बिस्तर पर सुलाता है और वह खुद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब जिंगजी सुबह अपनी आंखें खोलती है तो उसे शुईलिंग कहीं नहीं मिलता तो वह डोंगडोंग के साथ बाहर बैठी होती है और बात कर रही होती है कि पता नहीं शुईलिंग कहाँ चला गया है। तभी जिंगजी के डैड वहाँ आते हैं। जिंगजी उन्हें देखकर डर जाती है। सोचती है कि अगर डैड ने देख लिया कि शुईलिंग यहाँ नहीं है तो वे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तभी जिंगजी के डैड कहते हैं शुईलिंग कहाँ है। तभी शुईलिंग एक बड़ी कार में आता है और कहता है फादर यह कार मैंने आपके लिए खरीदी है। वह उसके डैड को वह बड़ी कार गिफ्ट करता है जिससे जिंगजी के डैड बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह कार बहुत पसंद थी। अगले सीन में जिंगजी शुईलिंग को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है तुमने यह कार कहाँ से और कितने दिनों के लिए बुक की थी। शुईलिंग कहता है मैंने इसे कहीं से नहीं खरीदा, मैं सच में यह तुम्हारे डैड को देना चाहता हूँ। जिंगजी कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, झूठ मत बोलो। शुईलिंग कहता है वह मेरा अपना पैसा था। यह सुनकर जिंगजी हैरान हो जाती है। यह सोच
सोचकर कि उसे इतना सारा पैसा कहाँ से मिला। अगले सीन में नकाबपोश विलन किसी से कहता है, शुईलिंग पर अच्छी नजर रखो, क्योंकि वह शुईलिंग के बारे में हर एक डिटेल जानना चाहता था। अब हम अतीत का एक सीन देखते हैं जहाँ विलन एक बच्चा होता है। वह भाग रहा था और यह एक बहुत पुरानी कहानी थी और वह बच्चा अपनी मॉम को बचाने के लिए भाग रहा था और सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। अब वे दोनों भागते भागते एक घर में पहुंचते हैं और यह घर कोई और नहीं बल्कि शुईलिंग का है। शुईलिंग उन दोनों को अपने घर में रहने की जगह देता है और उन्हें खाना भी देता है। अब वर्तमान सीन में विलन ये सब याद कर रहा था, सोच रहा था मैं भी बहुत समय से जिंदा हूँ और इसीलिए मुझे शुईलिंग के खून की जरूरत है। मेरे पास अब खून नहीं है जिसकी वजह से मैं मर सकता हूँ। अगले सीन में शुईलिंग जिंगजी के लिए खाना बनाता है जिससे जिंगजी बहुत उत्साहित हो जाती है, लेकिन जब वह खाने को चखती है तो उसकी हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि शुईलिंग ने बहुत बुरा खाना बनाया था, लेकिन वह खाना खाती है। अगले सीन में रात में खाना खाने की वजह से जिंगजी की हालत बिगड़ चुकी थी, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तभी लीजी उसे फोन करता है, लेकिन जिंगजी उसे बात नहीं कर पाती क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है और वह कॉल काट देती है और वहां से जा ही रही होती है कि वह गिर जाती है। अब उसकी आवाज सुनकर शुईलिंग वहां आता है। शुईलिंग जिंगजी को गिरा हुआ देखता है और सीधे उसे किस करता है, तो जिंगजी कहती है, तुमने मुझे फिर से किस किया। शुईलिंग कहता है, मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा और नहीं मैं तुम्हारा किस चुरा रहा हूँ। तुम्हारा पहला किस हमेशा तुम्हारा पहला किस रहेगा। मैं बस ये सब तुम्हें ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर जिंगजी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वे पैसों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जिंगजी कहती है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना? मुझे बताओ तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला और तुमने मेरे डैड को इतनी बड़ी कार खरीद कर दी। शुईलिंग कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिंगजी भी मान जाती है। अगले सीन में जिंगजी अजीब कपड़े पहने होती है और पोज कर रही होती है और शुईलिंग उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। शुईलिंग कहता है, मैं इस पुरानी जगह पर आया क्योंकि मुझे पिक्चर्स लेना पसंद है ताकि ये सब करके मैं अपनी बची हुई यादों को याद कर सकूं, इसलिए उसने जिंगजी से मदद मांगी थी। अगले सीन में शुईलिंग के पुराने घर को देखकर जिंगजी कहती है, यह तुम्हारा घर है? तुम्हारे साथ बहुत सारी लड़कियां भी रहती होंगी, है ना? और सारी नौकरानियां बहुत सुंदर थी, है ना? शुईलिंग कहता है, मैंने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, न ही मैंने किसी को डेट किया, मैं हमेशा सिंगल रहा हूँ। यह सुनकर जिंगजी बहुत हंसती है और कहती है, तुम्हारे जैसा लड़का भी हमेशा सिंगल रहा है तो बाकी का क्या होगा। अगले सीन में शुईलिंग आखिरकार जिंगजी को बताता है, मैं अपना पैसा और पुरानी चीजें तिजोरियों में छिपाता हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे जनरेशन्स तक रहना है, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं खो जाता हूँ तो मैं वापस आकर उसी जगह से चीजें ले सकता हूँ। अब शुईलिंग के पास बहुत सारी कीमती चीजें हैं और वह कुछ चीजें जिंगजी को भी दिखाता है। जिंगजी उन चीजों को पाकर बहुत उत्साहित है। अब जिंगजी अलग अलग जगहों पर उन चीजों को खोज रही है और शुईलिंग आराम से उसे देख रहा है और सोच रहा है कि जिंगजी कितनी प्यारी है। अब वह ये बातें सुन रहा है और उसे देख रहा है। अब जिंगजी भी बहुत सारी चीजें ढूंढकर निकालती है। अगले सीन में जब वे दोनों घर वापस आते हैं तो जिंगजी शुईलिंग के पास आती है और सारी चीजें वापस करते हुए कहती है, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे खुद काम करके यह सब कमाना चाहिए। और जिंगजी शुईलिंग को किस करती है और बाय कहकर जाने ही वाली होती है जब शुईलिंग हंसने लगता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हें ये कीमती चीजें नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें पैसा चाहिए, है ना? तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम्हारे सारे काम करवाऊंगा जो तुम चाहती हो। यह सुनकर जिंगजी खुश हो जाती है और शुईलिंग को थैंक यू कहकर चली जाती है। अगले सीन में जिंगजी शुईलिंग के पास जाती है और कहती है, आज लीजी की छुट्टी है, हमारे काम में तुम्हारी एक सीट है। शुईलिंग कहता है, ठीक है चलो शुरू करते हैं। अगले सीन में जिंगजी लीजी के घर जाती है और कहती है, मैं तुमसे कई दिनों से नहीं मिली तो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाई हूँ। और जिंगजी लीजी से बात करना शुरू कर देती है। अगले सीन में शुईलिंग खिड़की से लीजी के कमरे में घुसता है और उसके कंप्यूटर से कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश करने लगता है। शुईलिंग उस घर के व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसने कई साल पहले उनके घर से एक कीमती आइटम बेचा था। अगर शुईलिंग को पता चल जाए कि वह आइटम किसने बेचा था तो वे उस हत्यारे तक जल्दी पहुंच पाएंगे। जिंगजी लीजी को किसी तरह बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी ताकि शुईलिंग जल्दी से उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सके। यहाँ उस फाइल में एक पासवर्ड है। शुईलिंग को समझ नहीं आता कि क्या पासवर्ड डाले। वह इस बारे में डोंगडोंग से पूछता है। डोंगडोंग नीचे कार में बैठा था। डोंगडोंग उसे कुछ तरीके बताता है। शुईलिंग भी पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। बहुत देर तक सोचने के बाद अचानक शुईलिंग का दिमाग चलता है और वह पास में जिंगजी की एक फोटो देखता है। इसलिए वह पासवर्ड के रूप में जिंगजी की बर्थडे डेट डालता है और फाइल खुल जाती है जिससे वह अंदर के डॉक्यूमेंट को लेता है और
और पता लगाता है। अगले सीन में लीजी को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वह संदिग्ध हो जाता है और अपने कमरे में जाने लगता है। जिंगजी किसी तरह उसे रोकती है और उसे बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डोंगडोंग वहां आता है और जिंगजी को अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में जिंगजी कार में जाते हुए बहुत खुश होती है और वह शुईलिंग से कहती है, अब तुम जल्दी से इस मामले का पता लगा लोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में जिंगजी शुईलिंग से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन शुईलिंग उसे नहीं ले जाता। तो जिंगजी एक कैब बुक करती है और उसके पीछे जाती है। जब शुईलिंग उस घर में पहुंचता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि उस घर में रहने वाले पति और उसकी पत्नी को पहले ही किसी ने मार दिया था और इसे एक रॉबरी केस जैसा बनाया गया था। लेकिन शुईलिंग को यकीन है कि यह रॉबरी केस नहीं है, किसी ने जरूर उन्हें मारा है। अब शुईलिंग जल्दी से जिंगजी को लेता है और वापस घर आ जाता है। अब घर जाने के बाद जिंगजी बहुत रो रही होती है और कहती है, यह हमारी गलती है, अगर हम दोनों वहां नहीं जाते तो शायद वह हत्यारा उन दोनों को भी नहीं मारता। अब जिंगजी की सेहत बहुत खराब है और वह बार बार खुद को दोषी ठहरा रही थी। अब जिंगजी रात में भी बहुत रो रही होती है तो शुईलिंग उसके पास जाता है और उसे अपने बगल में सुलाता है। अगले सीन में वह हत्यारा फिर से प्रोफेसर को डरा रहा होता है, कहता है, मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। प्रोफेसर कहता है, मैं जल्द ही इस सब का पता लगा लूंगा। अगले सीन में शुईलिंग को पता चलता है कि लीजी उसे पकड़ने आ रहा है और वह घर पर है। तभी लीजी वहां आता है और शुईलिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिंगजी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो लीजी कहता है, बेहतर होगा कि तुम इन सब में शामिल न हो। फिर लीजी शुईलिंग को ले जाता है और इन्वेस्टिगेशन रूम में उसे सवाल करना शुरू करता है। शुईलिंग लीजी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने जिंगजी की कार पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया, अगर जिंगजी को इस बारे में पता चला तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। लीजी कहता है, मुझे पता है कि किसने गलत किया। यह कहकर वह फिर से सवाल करना शुरू कर देता है। शुईलिंग कहता है, यह मेरी गलती नहीं है। हाँ, मैं उस दिन मर्डर प्लेस पे गया था, लेकिन मैं जिंगजी के लिए कुछ पेस्ट्री लेने गया था, इसलिए मैं उस जगह से गुजरा था, घर के अंदर नहीं। ये सब बातें सुनकर लीजी को विश्वास नहीं हो रहा होता है। अगले सीन में जब लीजी बाहर जाता है तो जिंगजी वहाँ खड़ी होती है। उसे ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में पता चल गया था तो वह बहुत बहुत गुस्से में होती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब हमारा रिश्ता टूट गया है ना? मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है। यह कहकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में जब जिंगजी घर आती है तो उसे समझ नहीं आता कि शुईलिंग को बाहर कैसे निकाले। वह झांगशुआन को भी फोन करती है लेकिन उसका नंबर बंद होता है। अगले सीन में झांगशुआन की मॉम उसे फोन करती है। मॉम उसे बताती है, मैंने एक आर्टिकल में कहा कि झांगशुआन और होंग की शादी होने वाली है। यह सुनकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है, बिजनेस की वजह से हमने कहा था कि हमारी शादी हो रही है और अब आप घर भी ठीक कर रही हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी यू चैन वहाँ आता है और झांगशुआन से कहता है, मेरे साथ चलो, तुम अच्छे मूड में नहीं हो। अब थोड़ी देर जाने के बाद यू चैन की कार खराब हो जाती है और झांगशुआन का फोन भी काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वह जिंगजी का कॉल भी नहीं उठा रही होती है। अब वे दोनों समझ नहीं पाते कि क्या करें, तो वे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं और सुबह सनराइज देखकर चले जाएंगे। अगले सीन में जिंगजी झांगशुआन के घर जाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। जिंगजी कहती है, ये लड़की कहाँ चली गई? तभी होंग वहाँ आता है। जिंगजी उसे बताती है कि झांगशुआन अच्छे मूड में नहीं है और वह घर नहीं जा रही है। होंग कहता है, ठीक है तो चलो, मैं तुम्हें शूटिंग एरिया पर छोड़ दूंगा। झांगशुआन शायद सुबह जल्दी चली गई हो तो जिंगजी भी उसके साथ चली जाती है। अब रास्ते में एक कार होंग और जिंगजी की कार का पीछा करने लगती है और उन पर बहुत हमला भी करती है। यह देखकर जिंगजी बहुत डर जाती है और जल्दी से यू लिंग को फोन करती है। यहाँ यू लिंग को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गलत है क्योंकि वह इसे महसूस कर सकता था, इसलिए वह दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। सारे ऑफिसर सोचते हैं कि यू लिंग भाग रहा है तो वे उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी यू लिंग बहुत खराब मूड में होता है और वह लीजी पर चिल्ला रहा होता है, जल्दी जाओ, इस समय जिंगजी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, जल्दी से जाकर देखो कि क्या हुआ है। इसलिए लीजी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शुईलिंग को भी आजाद कर दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला था। अब जब वह बाहर जाता है तो लीजी कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि जिंगजी कैसी है? शुईलिंग कहता है, नहीं, क्योंकि तुम इतने शांत खड़े हो तो वह ठीक ही होगी। अगले सीन में शुईलिंग हॉस्पिटल जाता है। जिंगजी वहाँ पूरी तरह से शांत होती है, लेकिन जैसे ही वह शुईलिंग को देखती है वह उसे गले लगाती है और बहुत रोने लगती है। वहाँ की नर्स भी उन दोनों को इतना प्यार और परवाह करते देखकर भावुक हो जाती है और लीजी और नर्स भी उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। फिर शुईलिंग जिंगजी से पूछता है, बताओ क्या हुआ? जिंगजी कहती है, एक कार हमारा पीछा कर रही थी और मैं लगभग मर ही गई थी, लेकिन किसी तरह होंग ने मुझे बचाया। अगले सीन में जब वे घर आते हैं तो शुईलिंग जिंगजी की बहुत मदद कर रहा होता है। जिंगजी
जिंजी उसे अपना खाना लाने के लिए कहती है तो शुई लिंग भी उसका खाना लाता है और उसकी हर बात सुन रहा होता है। अगले सीन में डोंगडोंग कॉल पर जिंजी को बताता है तुम्हारे बारे में फिर से आर्टिकल्स आए हैं, तुम अभिनय में उतनी प्रसिद्ध नहीं हो रही हो जितनी दुर्घटनाओं में। यह सुनकर जिंजी बहुत गुस्सा हो जाती है और जब वह कमेंट्स पढ़ती है तो लिखा होता है जिंजी सिर्फ लोकप्रियता के लिए कर रही है। यह देखकर जिंजी बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में जिंजी के मॉम और डैड वहां आते हैं। उन्हें देखकर जिंजी बहुत रोने लगती है और कहती है मॉम मेरा बेबी भी मर गया, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है। कहती है तुम मुझसे इतने समय से झूठ बोल रही थी कि तुम गर्भवती हो। यह कहकर वह फिर से जिंजी को मारने लगती है। जिंजी शुई लिंग के पीछे छिप जाती है। शुई लिंग कहता है मॉम रुकिए, जिंजी ने उस दिन जल्दबाजी में मुझे बचाने के लिए ऐसा कहा था, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ये तो डैड कहते हैं शुई लिंग सही कह रहा है, इसलिए मेरी बेटी को मारना बंद करो। अगले सीन में जिंजी गार्डन में पानी दे रही होती है, तभी एक बड़ी कार आती है और रुक जाती है। जिंजी सोचती है कि झांग शुआन आई है तो वह देखने के लिए आगे जाती है और पता लगाती है कि यह झांग शुआन नहीं है, यह झांग शुआन की कार नहीं है बल्कि उसकी अपनी कार है जिसे शुई लिंग ने भेजा था और डोंगडोंग उसे लेकर आया था। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में जिंजी उस एकेडमी में जाती है जहाँ शुई लिंग काम करता था। वहाँ वह देखती है कि बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं जो शुई लिंग की फैंस हैं। यह देखकर जिंजी बहुत जेलस हो जाती है। तभी जिंजी का टीचर वहाँ आता है। जिंजी उससे बात करना शुरू करती है और कहती है मैं नहीं चाहती कि शुई लिंग अब यहाँ काम करे। टीचर कहता है तुम फिर से बेवजह जेलस हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वह यहाँ काम करता है तो उसे करने दो, वैसे भी तुमने कहा था कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर जिंजी भी कुछ नहीं कह पाती। अगले सीन में जब छुट्टी का समय होता है तो जिंजी शुई लिंग के साथ घर जाना चाहती है, लेकिन वह देखती है कि शुई लिंग किसी दूसरी लड़की के साथ जा रहा है। इसीलिए जिंजी उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि शुई लिंग उस लड़की को घर छोड़ने आया है। यह देखकर जिंजी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में जिंजी शुई लिंग के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगती है और बार बार उससे बहस करती है। शुई लिंग कहता है तुम जानबूझकर मुझसे लड़ रही हो, देखो मेरा और उस लड़की के बीच कुछ नहीं चल रहा, वह बस अकेली थी तो मैं उसे घर छोड़ने चला गया, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों हो रही हो, इतना बड़ा सीन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिंजी फिर भी नहीं मानती और कहती है तुम्हें उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी, ठीक है मुझे बताओ तुम मेरे घर से कब जा रहे हो। शुई लिंग कहता है तुम चाहती हो कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे घर से चला जाऊं, क्या तुम मुझसे इतनी नाराज हो। जिंजी कुछ नहीं कहती और फिर कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ, अब बताओ तुम कब जा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम जल्दी घर जा सको। शुई लिंग कहता है ठीक है तो मेरी मदद करो, फिर वह उससे कुछ करने के लिए कहता है। अगले सीन में जिंजी यू चेन से मिलने जाती है और उसे कल रात की एक पिक्चर दिखाती है जो अब वायरल हो रही है, जो यू चेन और झांग शुआन की है। जिंजी कहती है तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड को कैसे डेट कर सकते हो। यू चेन कहता है हम उस समय डेटिंग कर रहे थे लेकिन हमारे बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं था, मैंने तुम्हारा हाथ भी कभी नहीं पकड़ा, अब अगर मुझे झांग शुआन पसंद है तो क्या दिक्कत है। इस पर जिंजी एक नकली लड़ाई शुरू करती है और गुस्से में कहती है क्या वह बॉडी जिंदा हो सकती है, क्योंकि जिंजी यहाँ बॉडी के बारे में पता लगाने आई थी। यह सुनकर यू चेन कहता है तुम भी ऐसा ही सोचती हो है ना, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। अब जिंजी यू चेन को उस वीडियो के बारे में बताती है और कहती है किसी कंपनी ने उसे खरीद लिया था और उसे अपनी फिल्म के एक सीन के रूप में पेश किया, हालांकि वह किसी फिल्म का सीन नहीं था। यह सुनकर यू चेन सोच में पड़ जाता है और तुरंत लीजी को फोन करता है और उसे बताता है। अगले सीन में लीजी और यू चेन उस कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और उस वीडियो के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह बॉस कुछ नहीं कहता। यू चेन उसे धमकी देता है तो बॉस सब कुछ बता देता है। अगले सीन में शुई लिंग और जिंजी एक साथ बैठे हैं। शुई लिंग कहता है तुम्हें पता है, तुम्हें ठीक से ये भी नहीं पता कि पोजेशन क्या है और लव क्या है, तुम सोचती हो कि जो कुछ भी तुम्हारा है तुम उससे लव करती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस उसे पोजेस करना चाहती हो और तुम मुझसे भी लव नहीं करती। यह सुनकर जिंजी को बुरा लगता है। अगले सीन में जिंजी मॉल में शुई लिंग के साथ कुछ चीजें खरीद रही होती है। वह उसे बताती है मैं आज प्रोफेसर से मिली, वह मुझसे इस तरह बात कर रहा था कि शायद उसे पता चल गया है कि तुम मॉन्स्टर हो, उसे इन सब बातों का पता चल गया है। यह सुनकर शुई लिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, बल्कि सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति से दूरी बनाए रखो, क्योंकि हमें अभी तक बिल्कुल नहीं पता कि असली विलेन कौन है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और इस बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जिंजी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में जिंजी झांग शुआन के घर जाती है और बहुत रो रही होती है। झांग शुआन उसे देखकर हंस रही होती है, लेकिन
लेकिन जिंगजी रो रही होती है और कहती है मेरी और शुइलिंग की लड़ाई हो गई, लेकिन शुइलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। झांगशुआन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बेवजह की बातें मत सोचो। यह कहकर वह हंसने लगती है। अगले सीन में लीजी और यू चैन बैठे हैं। लीजी की सेहत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जब लीजी दवा लेता है और बेहतर महसूस करता है तो वह यू चैन को बताता है मुझे कैंसर है, मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ और इसीलिए मैंने जिंगजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि जिंगजी अकेली हो जाए। फिर लीजी यू चैन को जिंगजी को यह सब बताने से मना करता है और यू चैन भी मान जाता है। अगले सीन में शुइलिंग और जिंगजी एक साथ शराब पी रहे हैं। शुइलिंग कहता है सॉरी, मुझे प्रोफेसर वाली बात पर तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। जिंगजी मान जाती है और कहती है तुम क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हें पोजेस करना चाहती हूँ? यह कहकर वह शुइलिंग की गोद में बैठ जाती है और कहती है तुमने क्या सोचा कि मैं ऐसा कहूंगी? नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और न ही तुम मेरे स्टैंडर्ड हो। जिंगजी शुइलिंग को पसंद करती थी। वह गुस्से में यह सब कह रही थी। शुइलिंग कहता है ओह तो ये अच्छा है, हमने सब कुछ पहले ही साफ कर लिया है। हमें एक दूसरे के लव में नहीं पड़ना चाहिए और वैसे भी मैं कभी तुम्हारे लव में नहीं पड़ूंगा। यह सुनकर जिंगजी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देती। अगले सीन में एक पार्टी है जहाँ जिंगजी अच्छे कपड़े पहनकर आती है और झांगशुआन भी होंग के साथ आती है। कुछ समय बाद ऑक्शन का समय होता है। सबसे पहले झांगशुआन अपने परिवार का पुराना ब्रेसलेट देती है जो बहुत सुंदर था। वह उसे ऑक्शन में रखती है और बहुत सारे लोग उसमें रुचि दिखाते हैं, जिसकी वजह से झांगशुआन को ऑक्शन से पैसे मिलते हैं। अब बहुत सारे लोगों की चीजें ऑक्शन में आती हैं। आखिर में जब जिंगजी की बारी आती है तो वह अपनी पेंटिंग ऑक्शन में रखती है। अब उस पेंटिंग को देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। कोई भी उस पेंटिंग को नहीं लेना चाहता था। यह देखकर जिंगजी बहुत शर्मिंदा होती है। झांगशुआन को भी लगता है कि वह बहुत हंस रही है, लेकिन वह खुद को नियंत्रित करती है क्योंकि जिंगजी को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन शुइलिंग बहुत हंस रहा होता है और पूरी तरह से शर्मा रहा होता है। आखिर में एक और व्यक्ति उसे खरीदता है क्योंकि उसके साथ दूसरे कलाकार की एक पेंटिंग भी मुफ्त में दी जा रही थी और वह व्यक्ति उस चित्रकार की पेंटिंग खरीदने के लिए जिंगजी की बेकार पेंटिंग खरीद लेता है। अगले सीन में झांगशुआन, शुइलिंग और जिंगजी बात कर रहे होते हैं। तभी शुइलिंग कहता है मैं होंग से मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर वह चला जाता है। अगले सीन में शुइलिंग जा ही रहा होता है जब उसे एक व्यक्ति की बात सुनाई देती है जो कह रहा था मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, मुझे जल्दी वहाँ जाना है, लेकिन मेरी कार के सामने एक कार खड़ी है जिसे मैं हटा नहीं सकता। तभी शुइलिंग वहाँ पहुँचता है और एक धक्के में कार को वहाँ से हटा देता है। यह देखकर वह व्यक्ति चौंक जाता है। शुइलिंग कहता है मैं बहुत मार्शल आर्ट सीखता हूँ, इसलिए मैंने कार को आसानी से हटा दिया। यह सुनकर वह व्यक्ति चला जाता है। वे देखते हैं कि वह कार जानबूझकर सामने रखी गई थी ताकि जब शुइलिंग कार को हटाए तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए। अगले सीन में शुइलिंग अंदर जाता है और वहाँ आग लगी होती है और किसी ने जानबूझकर जिंगजी को अंदर सुला दिया है और बाकी लोग भाग रहे होते हैं, तो शुइलिंग जल्दी से जिंगजी को बचाने जाता है। दूसरी तरफ होंग उस व्यक्ति के पीछे जाता है जिसने आग लगाई थी। अब होंग कार में बैठता है और उस व्यक्ति का पीछा करता है, लेकिन उस व्यक्ति की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में जिंगजी बेहोश हो चुकी थी। तभी शुइलिंग आता है और उसे बचाता है और उसे वहाँ से बाहर निकालता है। अगले सीन में जिंगजी हॉस्पिटल में है और झांगशुआन उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है और शुइलिंग भी वही है। तभी होंग एक बुके के साथ वहाँ आता है। शुइलिंग कहता है उससे दूर रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से वह 2 बार मुश्किल में पड़ चुकी है। अगले सीन में लीजी जिंगजी से मिलने आता है। जिंगजी कहती है तुम मेरे बारे में इतने चिंतित हो तो तुमने मुझे अस्वीकार क्यों कर दिया? लीजी कुछ नहीं कहता। तभी उसे अचानक एक कॉल आता है और वे उसे बताते हैं वह आदमी एक अपराधी है और उसका घर भी मिल गया है। शुइलिंग भी यह सब सुन लेता है और वह भी वहाँ जाता है। अगले सीन में शुइलिंग वहाँ जाता है और पता लगाता है कि असली हत्यारा कौन है और किसने ये सब ऑर्डर्स दिए थे। अगले सीन में जब शुइलिंग घर आता है तो वह बहुत दुखी होता है क्योंकि अब उसे जिंगजी से दूर जाना होगा और वह जिंगजी से दूर नहीं जाना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद जिंगजी वहाँ आती है और एक चादर में फंस जाती है और शुइलिंग की गोद में गिर जाती है, लेकिन तभी शुइलिंग जानबूझकर उसे धक्का देता है जिसकी वजह से वह गिर जाती है, लेकिन फिर भी शुइलिंग उसे उठाता भी नहीं है और चला जाता है। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि जिंगजी उसे पसंद न करे और उससे दूर रहे क्योंकि यह बहुत खतरनाक भी था। शुइलिंग के लिए उसे छोड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह जानबूझकर उसे चोट पहुंचा रहा था। अगले सीन में जिंगजी शुइलिंग से लड़ने लगती है और कहती है मुझे चोट लगी है और फिर भी तुम मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर रहे। शुइलिंग उसे डांटता है और कहता है तुम्हें अब अपना ख्याल रखना होगा, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी
यह कहकर वह चला जाता है। अगले सीन में शुई लिंग मार्शल आर्ट्स की जगह पर होता है। तभी जिंगजी वहाँ आती है और कहती है, अब देखो कि मैं तुम्हें कैसे हराऊंगी। तुम क्या सोचते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है और तो मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगी। यह सुनकर शुई लिंग हंसने लगता है। यह सोचकर अब वह मुझसे लड़ेगी। जिंगजी कहती है, चलो एक मैच करते हैं। शुई लिंग कहता है, ठीक है। अब मैच शुरू होता है और जिंगजी शुई लिंग को बहुत मारती है, लेकिन शुई लिंग पर इसका जरा भी असर नहीं होता। अब शुई लिंग बस उसे हल्के से छूता है और जिंगजी बहुत दूर गिर जाती है और उसे बहुत चोट लगती है। फिर वहाँ के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। अगले सीन में थोड़ी देर बाद शुई लिंग जिंगजी को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाता है। जिंगजी उसे बताती है, तुमने मुझे सच में मारा। शुई लिंग कहता है, मैच तुमने मांगा था और बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुझसे लड़ती हो। जिंगजी अब उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें मुझे सच में थोड़ा नहीं मारना था, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। शुई लिंग कहता है, तुमने बस ऐसे ही क्यों कहा? तुमने असली मैच मांगा तो मैंने असली मैच दिया। अगले सीन में लीजी काम कर रहा होता है। तभी झांग शुआन वहाँ आती है और लीजी को देखकर चौंक जाती है और कहती है, लीजी क्या तुम सच में ठीक हो? तुम पूरी तरह से कमजोर लग रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गंभीर बीमारी है। लेकिन झांग शुआन को कुछ नहीं पता होता, वह बस लीजी की हालत देखकर ऐसा कहती है। लेकिन लीजी उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, ठीक है, बताओ तुम्हारे और यू चेन के बीच सब कैसा चल रहा है? तुम दोनों को जल्द ही एक दूसरे से सब कह देना चाहिए। झांग शुआन कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अगले सीन में जिंगजी अभी भी शुई लिंग से लड़ रही होती है और पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो शुई लिंग उसे सच्चाई बताता है और कहता है, जब मैं तुम्हारे खून की वजह से जिंदा हुआ उस समय मैंने तुम्हें भी किस किया ताकि तुम भी जिंदा हो सको। इसकी वजह से हम भी जुड़ गए हैं और अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो मुझे भी चोट लगेगी और मुझे भी इससे परेशानी होगी। तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। अगर तुम मर जाती हो या तुम्हें बहुत चोट लगती है तो मैं भी इसी परेशानी में रहूंगा और मुझे अपना बदला पूरा करना है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। अब जिंगजी को सब कुछ पता चल जाता है। जिंगजी को बहुत बुरा लगता है। वह बार बार सोच रही थी, शुई लिंग ने मुझे बचाया क्योंकि वह अच्छी तरह से रहना चाहता है और इसीलिए वह मेरी रक्षा भी कर रहा है। तो अब जिंगजी का दिल बहुत टूट गया था। अगले सीन में जब जिंगजी शूटिंग के लिए जाती है तो वह वहाँ हार्ट ब्रोकन और रोने वाला सीन इतनी अच्छी तरह से करती है क्योंकि वह सच में रो रही थी, लेकिन वह नाटक नहीं कर रही थी। अब डायरेक्टर और बाकी सब लोग वहाँ बहुत खुश हो रहे होते हैं यह सोचकर कि जिंगजी अचानक इतनी अच्छी अभिनेत्री कैसे बन गई। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब जिंगजी घर जाना भी बंद कर देती है। सारे इंटरव्यूज, शोज जो भी फॉरेन कंट्रीज में था, फोटोशूट्स, वह सब कुछ करना शुरू कर देती है। यह देखकर डोंग डोंग भी चिंतित हो जाता है क्योंकि जिंगजी उसे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दे रही थी। अगले सीन में शुई लिंग भी उसे बहुत याद कर रहा होता है क्योंकि जिंगजी कई दिनों से घर नहीं आई थी। शुई लिंग भी उसके इंटरव्यूज और बाकी सब देखता है और डोंग डोंग से भी पूछ रहा होता है। अब डोंग डोंग भी इस बात से बहुत चिंतित होता है। वह जिंगजी से कहता है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं चिंतित हूँ। जिंगजी कहती है, ठीक है, तुम बस नौकरी छोड़ दो। डोंग डोंग उसे तंग आ चुका था, वह उसे कुछ नहीं कहता। अगले सीन में आखिरकार जिंगजी के पास कोई काम नहीं होता तो वह वापस घर आती है, लेकिन उसका अभी भी घर जाने का मन नहीं होता। तो वह एक बार में जाती है और बहुत शराब पीना शुरू कर देती है। डोंग डोंग उसे रोकता है लेकिन जिंगजी उसकी नहीं सुनती और बहुत पीती है और वहीं सो जाती है। तो डोंग डोंग शुई लिंग को फोन करता है और कहता है, आओ और जिंगजी को ले जाओ, उसकी हालत बहुत खराब है। तो शुई लिंग आता है और उसे ले जाता है और जिंगजी को देखकर बहुत चिंतित भी होता है। अगले सीन में शुई लिंग घर जाता है और जिंगजी को सुलाता है। जिंगजी अपनी आंखें खोलती है। शुई लिंग को देखकर वह कहती है, तुम अभी तक गए नहीं, तुम कह रहे थे कि तुम्हें जाना है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जाना चाहिए। नहीं तो शुई लिंग उसे समझाने की कोशिश करता है क्योंकि वह जानता था कि जिंगजी को बहुत चोट लगी है। फिर जिंगजी को नींद आती है। वह शुई लिंग से बात कर रही होती है और कहती है, तुम हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो, तुमने मुझे धक्का भी दिया और तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यू लिंग उसे चिंतित देखकर उसके लिए बुरा महसूस करता है और फिर उसे किस करता है। जिंगजी भी उसे धक्का देती है लेकिन यू लिंग जबरदस्ती उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सुबह जब जिंगजी अपनी आंखें खोलती है तो कोई नहीं होता। जिंगजी को बस रात की कुछ बातें याद आती हैं। वह सोच रही थी, क्या शुई लिंग सच में आया था या मैं सपना देख रही थी? तो जिंगजी डोंग डोंग को फोन करती है। डोंग डोंग उसे बताता है, कल रात शुई लिंग खुद तुम्हें घर छोड़ने गया था। यह सुनकर जिंगजी अपने हाथ पर लगी पट्टी हटाती है और देखती है कि घाव ठीक हो गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है कि शुई लिंग सच में यहाँ आया था। अगले सीन में शुई लिंग बैंक के कुछ लोगों के साथ बैठा होता है और बात कर रहा होता है। वह अपनी प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें जिंगजी के नाम पर ट्रांसफर कर देता है क्योंकि वह सोच रहा था जब
जब मैं जाऊंगा तो जिंगजी इन सब पैसों से अच्छी तरह से रह पाएगी। अगले सीन में लीजी भी कुछ बैंक लोगों के साथ होता है, शायद वह भी अपनी प्रॉपर्टी जिंगजी के नाम पर ट्रांसफर करने वाला था। अब थोड़ी देर बाद लीजी बात करता है और वहां से चला जाता है। बैंक के लोग बात कर रहे होते हैं, लीजी को कैंसर है, उसके पास कुछ ही दिन है, वह ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। शुइलिंग यह सब बातें सुन लेता है लेकिन ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। अगले सीन में डोंगडोंग किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वह शुइलिंग था जो डोंगडोंग को बताता है मैं काम खत्म होने तक यहीं रहूंगा। बेचारा डोंगडोंग कुछ नहीं कहता। अगले सीन में जिंगजी जानबूझकर अपनी बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करती है ताकि शुइलिंग देख सके। तभी डोंगडोंग उसे फोन करता है और कहता है, हे तुम पिक्चर्स अपलोड क्यों कर रही हो? शुइलिंग न तो मोबाइल का इस्तेमाल करता है और न ही वह लैपटॉप देखता है, लेकिन शुइलिंग बाद में डोंगडोंग के लैपटॉप से उस फोटो को देख रहा होता है, लेकिन वह यह बात जिंगजी से छिपा रहा होता है, वह उसे पता नहीं चलने देता। यह देखकर जिंगजी बहुत चिंतित हो जाती है। वह यह बात झांग शुआन को बताती है। झांग शुआन कहती है, डोंट यू वरी, अगर आज नहीं तो कल वह जरूर तुम्हारे पास आएगा। अगले सीन में जिंगजी के मॉम और डैड उसे फोन करते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, तुमने पासवर्ड बदल दिया है। यह सुनकर जिंगजी बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि शुइलिंग वहां नहीं था और उसके मॉम और डैड शुइलिंग को न देखकर गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए जिंगजी जल्दी से शुइलिंग को फोन करती है और उसे घर आने के लिए कहती है। जब शुइलिंग वह मैसेज देखता है तो वह जल्दी से जिंगजी के घर जाने के लिए निकलता है। तभी जिंगजी के मॉम और डैड अंदर आते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं, तुमने इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? जिंगजी कहती है, मैं शावर ले रही थी। तो मॉम कहती है, ठीक है तो शुइलिंग कहाँ है? हम शुइलिंग से भी बात करना चाहते हैं। जिंगजी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिंगजी की मॉम बिल्कुल नहीं सुनती और कहती है, तुम लोगों का ब्रेकअप जरूर हो गया है। यह कहकर वह कमरे में घुस जाती है और कहती है, शुइलिंग कहाँ है? मैं शुइलिंग से मिलना चाहती हूँ। जिंगजी कहती है, वह अभी शावर ले रहा है, वह अंदर होगा, अब हम अंदर जाकर उसे नहीं देख सकते। लेकिन जिंगजी की मॉम एक भी बात नहीं सुनती और अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी शुइलिंग वॉशरूम से बाहर आता है। उसे देखकर जिंगजी खुश हो जाती है कि वह बाल बाल बच गई और मॉम और डैड भी शुइलिंग को देखकर खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद वे वहां से चले जाते हैं। तो शुइलिंग बताता है, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी तरह वॉशरूम में घुस गया। जिंगजी कहती है, आई एम सॉरी। अब शुइलिंग को यहाँ रहने का मन करता है, तो वह कहता है, क्या होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ गए? इसीलिए मुझे यहीं रहना चाहिए। जिंगजी नहीं समझती, वह कहती है, नहीं। जब शुइलिंग वहां से चला जाता है तो जिंगजी को एहसास होता है कि शुइलिंग रहना चाहता था। अगले सीन में झांग शुआन शूटिंग कर रही है। आज उसके ड्रामा का पूरा एपिसोड हो गया था और वह बहुत खुश है और जाकर डोंगडोंग से पूछती है, जिंगजी कहाँ है? वह आज नहीं आई। डोंगडोंग कहता है, मैंने भी आज जिंगजी को नहीं देखा। जिंगजी ने कहा था कि मैं खुद आऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अभी तक क्यों नहीं आई। यह सुनकर झांग शुआन तनाव में आ जाती है। अगले सीन में जिंगजी एक शूटिंग लोकेशन पर एक टेबल पर आराम से बैठी होती है। तभी कोई पीछे से आता है। जिंगजी को लगता है कि यह शुई लिंग है, लेकिन यह कोई और होता है जो जिंगजी को किडनैप कर लेता है और उसे ले जाता है। अगले सीन में शुई लिंग जिंगजी की लोकेशन देखता है और वह कहीं जा रही है। उन दोनों ने अपने फोन पर एक ऐप डाउनलोड किया था जिसके जरिए वे दोनों एक दूसरे की लोकेशन देख सकते थे। अब शुई लिंग सोचता है, जिंगजी कहाँ जा रही है? शुई लिंग को यह ठीक नहीं लग रहा होता है तो वह उस जगह पर जाने लगता है। अब वहां जाकर शुई लिंग को एहसास होता है कि जिंगजी के साथ कुछ गलत है क्योंकि उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो वह हर जगह जिंगजी को ढूंढने लगता है। अगले सीन में झांग शुआन भी जिंगजी को लेकर बहुत चिंतित होती है। झांग शुआन को यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है, तो वह लीजी को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। तभी लीजी और उसके आदमी भी वहां आते हैं और उन्हें वहां एक रुमाल दिखता है जिस पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था। यह देखकर वे समझ जाते हैं कि जिंगजी को जरूर बेहोश करके कहीं ले जाया गया है। अगले सीन में शुई लिंग जिंगजी के साथ है। वहाँ हमें पता चलता है कि किडनैपिंग किसने की थी। वह किडनैपर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर था। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे शुई लिंग की जरूरत थी। उसे पता चल गया था कि शुई लिंग वही बॉडी है जिसे वे इतने सालों से खोज रहे हैं और इसीलिए वह जिंगजी को यहाँ लाया था क्योंकि वह जानता था कि जिंगजी को बचाने के लिए शुई लिंग जरूर आएगा। जब शुई लिंग भी वहाँ जाता है तो दरवाजा बंद होता है और प्रोफेसर ये सब एक स्क्रीन के जरिए देख रहा था। शुई लिंग इस पर गुस्सा हो जाता है और कैमरा तोड़ देता है। अब शुई लिंग किसी तरह जिंगजी को हिम्मत देता है और उसे ठीक रहने के लिए कहता है, लेकिन जिंगजी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो शुई लिंग जिंगजी को किस करता है। हालांकि शुई लिंग की सेहत भी खराब है,
लेकिन वह किसी तरह जिंगजी को अपना खून चखाता है ताकि वह ठीक हो सके। अगले सीन में लीजी भी किसी तरह उस लोकेशन पर पहुंच गया था। उसे पता चलता है कि जिंगजी फ्रीजर में है। वहाँ वे प्रोफेसर को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें बिल्कुल पासवर्ड नहीं बता रहा होता। लीजी कहता है, मुझे पासवर्ड बताओ। प्रोफेसर एक पासवर्ड बताता है, लेकिन वह पासवर्ड गलत होता है। दोंग दोंग कहता है, हम पासवर्ड सिर्फ 3 बार डाल सकते हैं। अगर हमने 2 बार और गलत पासवर्ड डाला तो यह हमेशा के लिए लॉक हो सकता है। यह सुनकर लीजी और भी गुस्सा हो जाता है। वह फिर से पासवर्ड मांगता है, लेकिन प्रोफेसर पासवर्ड नहीं बताता। लीजी यू चैन को फोन करता है। यू चैन उसे एक पासवर्ड बताता है और कहता है, प्रोफेसर कुछ ऐसा रखता था जो उसके दिल के करीब हो, जो स्पेशल हो। शायद उसने अपनी बेटी का जन्मदिन वहाँ रखा हो। तो लीजी उसकी बेटी का जन्मदिन डालता है, लेकिन पासवर्ड फिर भी नहीं खुलता। यानी अब सिर्फ आखिरी मौका बचा था। सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन फिर लीजी पासवर्ड में आज की डेट डालता है, क्योंकि आज का दिन भी प्रोफेसर के लिए स्पेशल था और सौभाग्य से वह दरवाजा खुल जाता है। तो सभी लोग जल्दी से जिंगजी को बाहर निकालते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है। तभी लीजी शुईलिंग को भी देखता है और उसकी हालत भी काफी खराब होती है। तो लीजी पहली बार शुईलिंग के पास जाता है और उसकी अच्छी तरह से मदद करता है और उसे बाहर निकालता है। लीजी कहता है कि उसे अच्छा लगा, क्योंकि शुईलिंग जिंगजी की बहुत परवाह करता है और वह जिंगजी को इतने प्यार से पकड़े हुए था। अगले सीन में जिंगजी हॉस्पिटल में है और शुईलिंग उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। वह जिंगजी के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। अगले सीन में शुईलिंग इन्वेस्टिगेशन में भी सबकी मदद कर रहा होता है। जब वह घर जा रहा होता है तो लीजी उसे एक कॉफी रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे कॉफी देता है। फिर लीजी कहता है, मुझे हर बात पर तुम पर शक था। मुझे लगा कि तुम बहुत सारी बातें छिपा रहे हो और मैं अब भी जानता हूँ कि तुम बहुत सारे राज रखते हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि तुम जिंगजी को पसंद करते हो और मैं बस चाहता हूँ कि तुम जिंगजी का अच्छी तरह से ख्याल रखो, उसके साथ रहो, उसे जो भी जरूरत हो उसकी मदद करो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम उसकी ठीक से रक्षा कर रहे हो तो यही काफी है। यह कहकर लीजी चला जाता है। फिर से लोग मेरे बारे में हर जगह बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं वह हॉस्पिटल में है और किसी के साथ इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कौन हर बात पर हॉस्पिटल जाता है? उसकी बातें सुनकर शुईलिंग भी चिंतित हो जाता है और कहता है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। जिंगजी कहती है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी डोंगडोंग वहाँ शुईलिंग की सारी चीजों के साथ आता है और कहता है, शुईलिंग बहुत थक गया है तो उसे जिंगजी के साथ रहना चाहिए। जिंगजी बहुत खुश होती है और शुईलिंग भी नहीं जाता, क्योंकि उसे जिंगजी की रक्षा भी करनी थी। अगले सीन में जिंगजी शुईलिंग को चीजों की एक बहुत लंबी लिस्ट देती है और उसे बाजार से सभी आइटम्स लाने के लिए कहती है। शुईलिंग कहता है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? जिंगजी कहती है, मैं अभी बाहर नहीं जाना चाहती और डोंगडोंग भी बहुत व्यस्त है तो वह यह सब नहीं कर पाएगा। यह सुनकर शुईलिंग आइटम्स लेने जाता है। जिंगजी शुईलिंग के कमरे को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रही होती है और डोंगडोंग भी उसकी मदद करता है। अब जिंगजी कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाती है और बहुत सारी पिक्चर्स भी लगाती है। अगले सीन में जब शुईलिंग आइटम्स के साथ वापस आता है तो जिंगजी उसे कमरा दिखाने के लिए तैयार होती है। अगले सीन में जिंगजी और शुईलिंग रात के खाने के लिए उसके पेरेंट्स के घर जाते हैं। रात के खाने के बाद जिंगजी शुईलिंग के कमरे में जाती है। वह सोचती है कि शुईलिंग बहुत ज्यादा पीने की वजह से सो गया है तो वह शुईलिंग के बगल में सो जाती है। तभी शुईलिंग अपनी आंखें खोलता है और जिंगजी को किस करता है और कहता है, तुम मुझे परेशान करने आई हो। फिर शुईलिंग जिंगजी को शॉपिंग पर भी ले जाता है और उसे एक मूवी दिखाने भी ले जाता है। दरअसल वह जिंगजी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। अब इस तरह वे दोनों अपना समय बिता रहे हैं। तभी शुईलिंग को किसी का कॉल आता है। शुईलिंग कहता है, मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। जिंगजी भी उसके साथ जाने की जिद करती है तो शुईलिंग मान जाता है। अगले सीन में शुईलिंग उस महिला के घर जाता है, क्योंकि उसका पति मर गया था और उसने भी कर्ज लिया था। इसीलिए वे लोग उस महिला के घर आकर उसे परेशान करते थे, तो शुईलिंग उसकी रक्षा करता था। अब जिंगजी भी ये समझ जाती है। अगले सीन में लीजी को एक कर्मचारी पर शक होता है और वह उसे पकड़ने जा रहा होता है। तभी लीजी की सेहत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से बहुत खून आने लगता है, लेकिन फिर भी लीजी उस व्यक्ति को जाने नहीं देता। वह उसके पैर में गोली मारता है और फिर सबको बताता है, मैंने उस व्यक्ति के पैर में गोली मार दी है। अगर कोई उस व्यक्ति को ढूंढे तो उसे पकड़ लो। तभी शुईलिंग एक व्यक्ति को पकड़ता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और वह कोई और नहीं बल्कि जांग है। शुईलिंग उसे बहुत मारता है और कहता है, बताओ इस सब के पीछे कौन है? जांग उसे कुछ नहीं बताता तो शुईलिंग उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में जांगशुआन और यूचेन लीजी के साथ हॉस्पिटल में है। यूचेन जांगशुआन को बताता है कि लीजी जिंगजी को बहुत पसंद करता है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वह कन्फेस नहीं करता। यह सुनकर जांगशुआन को
को भी बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में जिंगजी शुईलिंग से कहती है जल्दी जाओ और लीजी को बचाओ, लेकिन शुईलिंग मना कर देता है और कहता है मैं कभी भी मानव स्वभाव में दखल नहीं दूंगा, जो प्राकृतिक है वह प्राकृतिक ही रहेगा, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। जिंगजी बहुत जिद करती है लेकिन शुईलिंग नहीं मानता। अगले सीन में जांग विलेन को धन्यवाद देता है क्योंकि वह बच गया था, क्योंकि विलेन ने उसे शुईलिंग के कुछ खून के सैंपल्स दिए थे जिसकी वजह से उसके पैर का घाव ठीक हो गया था। अगले सीन में जिंगजी बहुत दुखी होती है। तभी यू चैन आता है और उसे लीजी के बारे में बताता है। यह सुनकर जिंगजी और भी दुखी हो जाती है और फिर से शुईलिंग से मदद मांगती है, लेकिन शुईलिंग फिर से साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से जिंगजी और शुईलिंग के बीच लड़ाई होती है। जिंगजी लीजी से मिलने जाती है। वह लीजी को देखकर रोने लगती है और वे दोनों अपने बचपन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में जिंगजी का मूड ठीक करने के लिए शुईलिंग उसके लिए पेस्ट्री लाता है। जिंगजी भी उससे अच्छी तरह बात कर रही होती है। यह देखकर शुईलिंग को थोड़ा शक होता है। फिर तभी जिंगजी शुईलिंग को बहुत शराब पिलाती है, जिसकी वजह से शुईलिंग नशे में हो जाता है। जिंगजी कहती है सॉरी, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। फिर जिंगजी लीजी को बचाने के लिए शुईलिंग का खून लेना शुरू करती है। शुईलिंग अपनी आंखें खोलता है। यह देखकर शुईलिंग को बहुत चोट लगती है कि जिंगजी मुझे बेहोश करके मेरा खून लेने वाली थी, यानी वह मेरा इस्तेमाल कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने कई साल पहले किया था, जिसने शुईलिंग को मार दिया था और उसका खून ले लिया था, जिसका वह अभी भी जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जिंगजी भी आज वही कर रही थी। शुईलिंग ने कभी नहीं सोचा था कि जिंगजी इस तरह से मेरा इस्तेमाल करेगी। शुईलिंग को बहुत चोट लगती है और कहता है ठीक है, अगर तुम लीजी को इस तरह से बचाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिंगजी और शुईलिंग हॉस्पिटल जाते हैं। शुईलिंग जिंगजी से कहता है कि बाहर जाओ और वह खुद लीजी को बचाता है और बाहर आकर जिंगजी को बताता है अब वह पूरी तरह से ठीक है, तुम जाकर उससे मिल सकती हो और मुझसे फिर कभी मत मिलना। शुईलिंग और जिंगजी का दिल बहुत टूट जाता है। अगले सीन में शुईलिंग बहुत पीकर कहीं जा रहा होता है। वह कुछ लोगों से टकराता है। वे लोग शुईलिंग को मारने लगते हैं, लेकिन शुईलिंग इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्हें छूता भी नहीं है और इतनी मार खाता है। जिंगजी शुईलिंग को खोजती है, लेकिन उसे शुईलिंग कहीं नहीं मिलता, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है और वह शुईलिंग के साथ बिताए गए सभी पलों को याद कर रही होती है, शुरू से लेकर अब तक। अब इन सब बातों को याद करके जिंगजी रो रही है और वह जानती थी कि यह सब मेरी गलती थी। मैंने शुईलिंग के साथ बहुत गलत किया और उसे बहुत चोट लगी। लीजी पूरी तरह से फिट था। उसके सभी सहयोगी उसे बधाई देते हैं। जब लीजी को पता चलता है कि शुईलिंग और जिंगजी का ब्रेकअप हो गया है तो वह डोंगडोंग को हटा देता है और खुद कार चलाने लगता है। जिंगजी भी कार में बैठी होती है और शुईलिंग को मैसेज कर रही होती है सॉरी सॉरी, तुम कैसे हो, और बहुत सारे मैसेजेस भी भेजती है। लीजी कहता है तुम क्या कर रही हो। लीजी की आवाज सुनकर जिंगजी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने सारे मैसेजेस देखकर शुईलिंग तुम्हारे घर जाता है और इतने सारे टिश्यू पेपर्स देखकर वह समझ जाता है कि जिंगजी भी बहुत रोई है और चिंतित है। अब वह जिंगजी के घर के चारों ओर घूम रहा होता है। तभी लीजी और जिंगजी वहाँ पहुँचते हैं। यूलिंग छिप जाता है। लीजी जिंगजी का बहुत ख्याल रख रहा है। वह उसे पानी दे रहा है क्योंकि वह पहले से ही जिंगजी को पसंद करता था और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता था। अब शुईलिंग जिंगजी के इतने करीब लीजी को देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी शुईलिंग के हाथ से एक वाज गिर जाता है। जिंगजी समझ जाती है कि शुईलिंग यही है, तो वह लीजी को वहाँ से भेज देती है और खुद शुईलिंग के पास जाती है। एक दूसरे को देखकर दोनों अजीब महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। फिर शुईलिंग कहता है मैं तुम्हारे मैसेजेस देखकर ये देखने आया था कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स फिर से तो नहीं आ गए। यह कहकर वह जाने ही वाला होता है। जिंगजी का दिल चाहता है कि वह दौड़कर शुईलिंग को गले लगा ले, उसे किस करे और उसे यहीं रुकने के लिए कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। तो शुईलिंग चला जाता है। यह देखकर जिंगजी को बहुत बुरा लगता है कि वह शुईलिंग को फिर से नहीं रोक पाई और वह चला गया। अगले सीन में यू चैन को पता चलता है कि वह बॉडी शुईलिंग की है, तो वह जिंगजी को ये सब बताता है और उससे इसके बारे में पूछता है। अगले सीन में जिंगजी शुईलिंग से मिलने जाती है और कहती है यू चैन को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, अब तुम्हें उससे छिपना होगा और मैं नहीं चाहती कि सबको तुम्हारे बारे में पता चले। शुईलिंग कहता है मुझे पता था कि उसे पता चल जाएगा। जिस दिन मैंने लीजी को बचाया था मुझे पता था कि ऐसा होगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही उस विलेन को ढूंढूंगा और हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। यह सुनकर जिंगजी को बहुत बुरा लगता है और वह घर जाते हुए बहुत रो रही होती है और शुईलिंग को याद कर रही होती है। अगले सीन में झांग शुआन यू चैन के साथ डेट पर है और उससे बात करते हुए कहती है मैंने नहीं सोचा था कि जिंगजी
जिंगजी और शुई लिंग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वे बहुत अच्छी जोड़ी थे। यू चेन को शुई लिंग के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने झांग शुआन को कुछ नहीं बताया और यू चेन शुई लिंग को एक बार देखना चाहता था, यह देखने के लिए कि जिंगजी को कैसा लड़का पसंद है। अगले सीन में लीजी जिंगजी से मिलने जाता है और शुई लिंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। लीजी जिंगजी को रात के खाने पर ले जाता है और उसे प्रपोज करता है और उसे एक रिंग भी देता है। अब यहाँ शुई लिंग यह सब देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। यहाँ जिंगजी बहुत अच्छी तरह से लीजी को रिजेक्ट करती है और उसे समझाती है, एक समय था जब मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन वह भी मेरा अट्रैक्शन था क्योंकि मैं एक लड़के से लव करती हूँ और वह शुई लिंग है। फिर जिंगजी अच्छी तरह से लीजी को समझाती है और रिजेक्ट कर देती है। शुई लिंग ये सब बातें सुन लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में शुई लिंग जांग का लैपटॉप चुराता है और डोंग डोंग को उसमें से कुछ पता लगाने के लिए कहता है। जिंगजी भी वहीं बैठी होती है। वे दोनों बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन फिर वे विलन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अब जिंगजी वहां से जाने ही वाली होती है। शुई लिंग भी उसके साथ जाने लगता है। अब जिंगजी उससे बात करना चाहती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और जाने ही वाली होती है। तभी शुई लिंग वापस आता है और कहता है, वुड यू लाइक टू हैंग आउट विथ मी फॉर सम टाइम। यह कहकर शुई लिंग फिर उसे ओशन पर ले जाता है और उसे एक छोटे कछुए से मिलवाता है। वह कछुआ सब कुछ समझता है। जो भी जिंगजी उससे कहती है कछुआ वही करता है। जिंगजी यह देखकर चौंक जाती है और शुई लिंग के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा महसूस करती है। अगले सीन में झांग शुआन होंग से मिलने ऑफिस जाती है और पता लगाती है कि होंग ऑफिस में नहीं है, वह घर पर है। तो झांग शुआन उससे मिलने उसके घर जाने लगती है। अगले सीन में ट्रैफिक जैम है और रास्ते में होंग की सेहत बिगड़ने लगती है। वह अपने बॉक्स में कुछ ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, तो वह बाहर निकलता है और पैदल घर जाने की कोशिश करता है। अगले सीन में झांग शुआन भी होंग के घर जाने के लिए लिफ्ट में है और यहाँ होंग उससे पहले घर पहुंच जाता है और तभी होंग अचानक बूढ़ा होने लगता है। उसके सारे बाल सफेद हो जाते हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, वह बहुत अजीब हो जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वह हुडेड व्यक्ति यानी विलन कोई और नहीं बल्कि होंग था, जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे। वही था जो इतने समय से शुई लिंग को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। और 100 साल पहले भी होंग ने शुई लिंग के शरीर से खून निकाला था और बेचारे को एक मरे हुए शव की तरह समुद्र में फेंक दिया था। तभी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो वह होंग को फोन करती है। फोन की घंटी बजती है, जिससे झांग शुआन को पता चलता है कि होंग अंदर है और होंग उसी तरह जमीन पर पड़ा होता है क्योंकि उसे खून नहीं मिल रहा है। तभी झांग शुआन लीजी को कॉल करके बुला लेती है। कुछ समय में दरवाजा खुल जाता है और ये लोग जल्दी से अंदर जाते हैं। अंदर होंग नीचे गिरा हुआ होता है। सारे लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। झांग शुआन जब बाहर जा रही होती है तब उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो घर को एक्सप्लोर करने लगती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी गिरा हुआ है और उस पानी के पीछे वो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ उसे एक सेफ मी ब्लड सैंपल भी मिलता है और झांग शुआन ये देखकर शॉक हो जाती है। अब एम्बुलेंस में हांग को होश आता है। फिर हम पास्ट सीन में देखते हैं कि उसने वो ब्लड सैंपल पी लिया था, जिसको वो ठीक हो गया था। वो सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। दूसरी तरफ जुआन को सब समझ आ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब सभी लोग जुआन को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हांग को देखते हैं। वो जैंग से मिलता है, जो उसे बताता है कि वो पुलिस से बच के आया है और वो हांग से पैसे की डिमांड करता है, लेकिन हांग उस पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें यही मार दूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। जैंग कहता है, मुझे मार के तुम भी नहीं बचोगे, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। इधर डोंग डोंग उस लैपटॉप में से बहुत से फोटोज और वीडियोस निकलता है, जो उस दिन की थी, जिस दिन ऑक्शन में आग लगी थी, जिस आदमी ने आग लगाई थी। जब वो भाग रहा था तब उसने जो लिक्विड पिया था वो बेहोशी की दवा थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये सब कुछ जैंग के लैपटॉप में रिकॉर्ड था, जो अब सबने देख लिया था। उस लैपटॉप में उन्हें हांग और उसकी माँ की पुरानी फोटो मिलती है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि क्रिमिनल हांग ही है, जो कि उनका बेस्ट फ्रेंड था। उधर हांग जैंग को मर देता है। सुई लिंग हांग के घर जाता है, जहाँ उसे अपने ब्लड सैंपल मिलते हैं और जब वो उसे ड्रिंक करता है उसे पास्ट की सारी बातें याद आती है। हम पास्ट सीन में देखते हैं कि सुई लिंग ने जिस बच्चे और माँ को बचाया था वो दोनों डांग और उसकी माँ थे। उसने उन दोनों को अपने घर पे रखा था। वो दोनों भी सुई लिंग को काफी पसंद करते थे, लेकिन हांग की न की तबीयत खराब हो जाती
जाती है, तो हांग सुईलिंग से उन्हें कैसे भी ठीक करने को कहता है, लेकिन सुईलिंग कहता है ये नेचर का नियम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसकी माँ की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हांग जुआन से कहता है कल तुम मरने वाली हो तो आज हम दोनों साथ पी के एक दूसरे का साथ देंगे। जुआन उससे पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हांग उसे बताता है कि वो बहुत ओल्ड है, 100 सालों से भी ज्यादा, इसलिए मुझे ब्लड चाहिए होता है। पास्ट सीन में हम देखते हैं कि हांग की माँ के मरने के बाद उसका किसी से झगड़ा हो जाता है जिसमें वो बहुत घायल हो जाता है, लेकिन सुई लिंग उसे बचा लेता है। हांग ये देखकर शोक रह जाता है और सुई लिंग से बार बार पूछता है ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में एक आदमी सुई लिंग को बताता है कि हांग ने अपनी माँ की कब्र से उनको बाहर निकाल लिया है। सुई लिंग उससे मिलने जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हांग उसे वहीं बांध देता है और उसका सारा ब्लड निकाल लेता है और फिर उसे समुद्र में फेंक देता है। ये सब हांग जुआन को बताता है और वैसे चला जाता है। अगले सीन में जुआन के पापा पैसे लेकर हांग को देने जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें भी बांध देता है और पैसे लेकर निकल जाता है। अगले सीन में शुई लिंग जुआन के पास जाकर उसे बचा लेता है। तभी हांग कॉल करके शुई लिंग को बुलाता है और बताता है उसने जिंघी को किडनैप कर लिया है, और हांग उसे बताता है कि जिंघी अंदर है। ये जानते हुए भी कि ये एक ट्रैप है, सुई लिंग अंदर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी प्रोफेसर आकर हांग से कहता है कि सुई लिंग के ऑर्गन निकालकर तुमको लगा देते हैं जिससे तुम अमर हो जाओगे, लेकिन सुई लिंग मर जाएगा। और वो ऑर्गन निकालकर वहाँ से चले जाते हैं और वो जिंग को भी छोड़ देते हैं। ये देखकर जिंग बहुत रोती है। वो अपना खून उसे पिलाने की भी कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद सुई लिंग होश में आता है, लेकिन ये कैसे हुआ किसी को नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर ने ऑर्गन निकाले ही नहीं थे और वो ब्लड भी गिर जाता है जो उसने निकाले थे, जिसे देखकर हांग गुस्सा होता है और प्रोफेसर को ढूंढने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब इन्हें पता चला था कि जिंग किडनैप हो गई है तो एचन कहता है कि शायद प्रोफेसर की बेटी की जान खतरे में है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और वो जाओ को कहकर उनकी बेटी को सेफ करा देता है और ये बात वो प्रोफेसर को बता देता है, इसलिए प्रोफेसर ऑर्गन नहीं निकलता। दूसरी तरफ हांग एक शिप में जाता है क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी। तभी वहाँ सुई लिंग आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता क्योंकि हांग अब वैसे भी बिना ब्लड के जिंदा नहीं रहेगा और खुद मर जाएगा। फिर सुई लिंग और जिंग घर पे अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन फिर सुई लिंग वहाँ से चला जाता है, इसलिए जिंग भी अब मूव ऑन होके कई लड़कों को डेट करती है। फिर जिंग वॉशरूम जाती है जहाँ उसके हाथ पे कट लग जाता है, लेकिन वो घाव तुरंत हील हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वो शौक हो जाती है, क्या अब जिंग भी सुई लिंग की तरह अमर हो गई है? दूसरी तरफ हम सुई लिंग को देखते हैं जो कहीं जंगल में बैठा होता है और कैमरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता, और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।